गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया, उसी के आगे आज हम अतलघुत्तरीय प्रश्नों को भी आप लोगों से पूछते हैं और उसका जवाब भी हम देते हैं। ठीक, पहले आप लोग अगर समझ में आता है तो उसको बताने का प्रयास करें, नहीं आता तो हम तो बताने के लिए आपके सामने खड़े ही हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे आज हम अतलघुत्तरीय प्रश्न। अतलघुत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान के संबंध को किस समीकरण से व्यक्त करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आप नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए। अतलघुत्तरीय का पहला प्रश्न है किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान को किस समीकरण से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया। संबंध आप लोग जानते हैं, एक संबंध हम बताए थे, एक समीकरण भी बताए थे हम आपको। क्या होता है पहले क्वेश्चन का जवाब आपका W बराबर mg। यही क्या है, भार और द्रव्यमान में जो संबंध होता है ये होता है W बराबर mg, जहां W क्या है, वस्तु का भार है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। पहले क्वेश्चन का जवाब कंफर्म हुआ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। सभी लोग जान रहे हैं क्या होता है, कौन बताएगा। ठीक, लिख लीजिए आप लोग अपने खुद। क्या होता है आप जानते हैं, बराबर mc स्क्वायर। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है E बराबर mc स्क्वायर, जहां P क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, मास है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, ये हो गया। इस समीकरण को आप लोग जानते किसने दिया था, बताया गया था, एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। कौन थे, आइंस्टीन। इन्होंने सन 1919 ईस्वी में 1905 ईस्वी में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का समीकरण बताया था। मतलब इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। कन्फर्म। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कर प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं का क्या करना है, द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कर प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं तीसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रव्य अपने तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। आप लोग जानते हैं कौन, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, आप ऐसे लिखिए द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं निम्न है, तीनों का नाम लिखिए। क्या क्या, ठोस, द्रव और गैस। डेफिनेशन में उल्लेख करना है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बताया गया था। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसे लिख लीजिएगा। उदाहरण आप ठोस का जानते हैं, जैसे क्या है, जैसे क्या है, ईंट है, पत्थर है, चाक है, डेस्टर है। ठीक, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हो जाएगा ना, तो आप ठोस जाने। इसी तरह से आप द्रव भी जानते हैं, द्रव का
आकार अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन कैसा होता है, आयतन निश्चित होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। उदाहरण आप जान रहे हैं, जैसे पानी है, दूध है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। हो जाएगा ना, देख दे कि रहने दे, ठीक। आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ये भी आप लोग पढ़ चुके जान रहे हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। इसी तरह से गैस भी जानते हैं, गैस का क्या होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे क्या, जो भी गैस, जैसे धुआं भी क्या, धुआं भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। धुआं है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी किस अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि द्रव तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। डिफिनीशन भी आप लोग जान रहे हैं, उदाहरण भी आप लोग जानते हैं। एक बार पुनः नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चौथे क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी एक ही पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए। किसी एक ही पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपको ये भी बताया, यही उदाहरण आपको बताए थे। चौथा क्वेश्चन आपका है, किसी एक ही द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं बर्फ क्या है, चौथा क्वेश्चन बर्फ है। बर्फ एक पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ एक पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ अभी किस अवस्था में है, बर्फ भी ठोस अवस्था में है। बर्फ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन बर्फ को जब हम क्या करते हैं, बर्फ को हम गर्म करते हैं। बर्फ को गर्म करने पर बर्फ किस में बदल जाता है, बर्फ पानी में बदल जाता है। बर्फ किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। और पानी किस अवस्था में होता है, पानी द्रव अवस्था में होता है। कंफर्म है ना। फिर बर्फ, पानी को हम क्या करते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं, पानी को हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करने पर पानी किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प किस अवस्था में होती है, वाष्प गैस अवस्था में होती है, ठीक है। तो कोई एक पदार्थ बर्फ है, बर्फ को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में बदल ले रहे हैं, परिवर्तित कर ले रहे हैं। हो जाएगा ना। इसी को हम क्या करते हैं, ठंडा कर दें। वाष्प को ठंडा करने पर इसमें बदल जाता है। इसको हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, ठंडा करने पर। कंफर्म है ना। तो चौथा प्रश्न यही था आपका, किसी एक ही पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ कौन सा है, बर्फ है। बर्फ की तीनों अवस्थाओं को हम बता दिए। बर्फ जब ठोस अवस्था में हो, मतलब बर्फ जब होता है बर्फ है, लेकिन जब उसे हम गर्म कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। पानी द्रव अवस्था में होता है। और पानी को जब हम गर्म करते हैं किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, ठीक है। पुनः हम ठंडा कर दे, पुनः जिस रूप में था उसी रूप में आ जाता है, ठीक। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। कंफर्म है ना। तो आप कह सकते हैं कि कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा नंबर प्रश्न है आपका कि द्रव्य की किस अवस्था में उसके अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। कंफर्म ना। द्रव्य की किस अवस्था में उसके अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। बोलिएगा किस अवस्था में और क्यों स्वतंत्र होते भी आप लोग जानते हैं। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसों में अणु क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। गैसों के अणु पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये भी आप लोग क्यों स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए स्वतंत्र होते हैं क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। क्योंकि उनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और दूर दूर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। तो गैसीय अणु के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कंफर्म है ना। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस को निम्नलिखित बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं, ठोस, द्रव तथा गैस को निम्नलिखित के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतरा अणु का स्थान क्या दिया गया,
अंतराणु का स्थान। 6वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन ये आप लोग बिल्कुल पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए हम आज इनको दोहरा रहे हैं। कल से हम आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला टॉपिक आपका होगा जो भी होगा, ठीक है। आज केवल आज के दिन ही इस चैप्टर पर समय दिया जाएगा आपको, और जो भी न समझ में आए उसको आप लोग पढ़िएगा, फिर कभी बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ठोस, द्रव तथा गैस को निम्नलिखित के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका दिया गया यहाँ पे अंतराणु स्थान। क्या दिया गया है? अंतराणु स्थान। इससे आप लोग परिचित हैं। किसके अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है, किसके अणुओं के बीच में कम होता है? तो आपको क्या लिखना है? अंतराणु का स्थान के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम में लिखते हैं। आप लोग जानते हैं ठोस के अणुओं के बीच में अंतराणु स्थान सबसे कम होता है, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव की। ध्रुव के अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कुछ ज्यादा होता है। और गैस के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है। ये कंफर्म है ना? ये जान रहे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे चिन्ह भी दिखा दिए हैं, इसका मतलब आप लोग गणित भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो जान रहे सभी लोग। मतलब अंतराणु का स्थान का बढ़ता हुआ क्रम में देखिए, ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया आपको अंतराणु आकर्षण। क्या दिया गया? अंतराणु आकर्षण। अंतराणु आकर्षण, इसकी हम बात कर लेते हैं। अंतराणु आकर्षण का किसके बीच में अंतराणु का आकर्षण ज्यादा होता है, किसके बीच में कम होता है, ये आप लोग जान चुके हैं। देख लेते हैं अभी किसके बीच में अंतराणु का आकर्षण सबसे अधिक होता है। तो इसी का उल्टा, ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के बीच अंतराणु आकर्षण कुछ कम होता है, और गैसों के बीच में अंतराणु आकर्षण सबसे कम होता है। इसीलिए तो क्या करते हैं, इनके बीच में किसी प्रकार का आकर्षण लगता नहीं, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। इसीलिए गैस के अणुओं का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। तो अंतराणु आकर्षण का हम कौन सा क्रम देखें? बढ़ता हुआ क्रम लिखना है ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। अंतराणु आकर्षण का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो हम क्रम थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं। तो आप लोग इसे, यदि मतलब सही है, लेकिन आप घटते हुए क्रम में लिख दिए हैं, तो आप इसको व्यवस्थित इस तरह से लिख सकते हैं। किसके बीच में? गैस के अणुओं के बीच में अंतराणु आकर्षण सबसे कम। इससे अधिक किसमें? द्रव में। और सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक जो होता है किसमें? ठोस में होता है, ठीक है। आप तो हम घटते हुए क्रम में लिख दिए थे, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम आपका ये है, गैस के अणुओं के बीच में अंतराणु का आकर्षण सबसे कम। द्रव में गैसों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। और ठोस में अंतराणु का आकर्षण सबसे अधिक होता है। इसीलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। यह घटते हुए क्रम में लिख देते, आपको किस क्रम में लिखना? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप ये वाला नीचे वाला क्या माने? नीचे वाला सही है, सही, ठीक। क्रम वो भी सही था, लेकिन हम घटते हुए क्रम में लिख दिए थे। आपको आज जो सवाल पूछा गया है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले हम सबसे कम वाला लिखेंगे ना, उसके बाद सबसे अधिक वाला लिखेंगे। ये हो गया आपका अंतराणु का आकर्षण का हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका जो भी होगा, अगला पॉइंट इसमें दिया गया अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तीसरा पॉइंट है। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ये भी देख लेते हैं हम। बताओ किस प्रकार के अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है ठोस में। किसमें होती है? ठोस में। सबसे कम किसमें होती है? गैस में। किसके अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है? गैस में होती है। उससे अधिक किसमें होगी? उससे अधिक होता है द्रव में। और सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा अगर होता है
किस प्रकार के अणुओं के बीच में होता है? ठोस के बीच में होता है। कंफर्म है ना? ठोस के अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक। लेकिन अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का क्रम क्या होता? उल्टा हो जाता। गैस के अणुओं के बीच क्या होता? अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती? सबसे अधिक होती है। ठोस की उससे कम और द्रव की उससे कम और ठोस की सबसे कम होती। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा सबसे कम, द्रव की उससे अधिक और ठोस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कंफर्म है ना? अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया अणुओं की गतिज ऊर्जा। क्या दिया गया? अणुओं की गतिज ऊर्जा। चौथा पॉइंट है आपका अणुओं की गतिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो बताइएगा किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? तो आप लोग जान चुके, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस के अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है? सबसे कम। इससे अधिक किसकी होती है? इससे अधिक द्रव की होती है। और किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। हो जाएगा ना? तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन? 6वां क्वेश्चन था। ये भी आप लोग कर सकते हैं और जरूर इसको कीजिए। इसी के आधार मतलब आपको हम गतिज आवर्त सिद्धांत बताए थे, इसके आधार पर आप इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और बचा आपको। 7वां क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसके अणुओं के अंतराणु आकर्षण या ससंजक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मतलब किसी द्रव्य को जब गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं के अंतराणु आकर्षण या ससंजक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग जानते हैं जब किसी भी प्रकार के अणु को हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आकर्षण बल मतलब क्या हो जाता है? आकर्षण बल कम हो जाता है। और जब आकर्षण बल कम होगा तो उनके अणु क्या करेंगे? तेजी के साथ इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था आपका कि किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसके अणुओं के अंतराणु का आकर्षण या ससंजक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला दिया गया आपका किसी द्रव के जमने की क्रिया में, किसी द्रव के जमने की क्रिया में उसके अणुओं के मध्य अंतराणु स्थान में क्या परिवर्तन होता है? 8वां क्वेश्चन था आपका। क्या होता है? अंतराणु स्थान क्या होता है? अंतराणु स्थान कम हो जाता है, मतलब वो संकुचित हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं। आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वो क्या होने लगते हैं? जमने लगते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न था। चलिए आप कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए, वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा। आप उसको जरूर लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसे भेजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क समझे या अपना मूल्यांकन समझे, जो भी आप लोग समझे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज होता है खत्म। चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन को जरूर नोट करें और उसका जवाब जरूर लिख के भेजिएगा। लिखेगा, पहला प्रश्न आपका है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। द्रव्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है आपका ये। आप द्रव्य की परिभाषा लिखोगे, इसका उदाहरण भी दोगे। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान से, किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? ठीक, आप भार और द्रव्यमान की
परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसका आयतन क्यों बढ़ जाता है? किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसका आयतन क्यों बढ़ जाता है? ये भी आप लोग लिखोगे, इसका भी जवाब देंगे। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, फूले हुए गुब्बारे को गर्म करने पर वह क्यों फूट जाता है? फूले हुए गुब्बारे को गर्म करने पर वह फूट जाता है क्यों? आप लोग करके भी देखे हैं, जानते भी हैं, और आपको वैज्ञानिक ढंग से इसे क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या कारण होता है, कैसा होता है। अगला प्रश्न लिखिए, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? आप क्वथनांक का डेफिनेशन लिखेंगे, आप जल का क्वथनांक कितना है भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और आप 2 क्वेश्चन और लिखिए केवल आप सब, बस एक और लिख लीजिएगा। प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों गलती है? प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों गलती है? ठीक है, इसको भी कीजिएगा। वही भैया दुकान तो आई है। हाँ, ये हो गया। प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों गलती है, इसको भी आप लोग लिखोगे। एक क्वेश्चन और लिखो आप सब, बस। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे और इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे, हम देखते हैं। और जो भी लोग लिखें, जिस पेन से लिखना शुरू करें उस पेन पर अपना नाम जरूर लिख दिया करें। ठीक है, नहीं तो एक ही लोगों का क्या करते हैं, एक लोग लिखते हैं और उसी से सभी लोग काम चलाते हैं, ऐसा ना करें। ठीक, कम से कम थोड़ा बहुत जो भी कहा है उतना आप लोग करें। ठीक है, जिससे हम सबका भी पढ़ाने में मन लगे, जिससे आप लोग जब कुछ करोगे तभी हम सबका भी मन लगेगा। अगर आप लोग उत्तर नहीं दोगे, कुछ रिस्पांस ही नहीं मिलेगा, तो क्लास अपने आप क्या कर देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक, धन्यवाद।